हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज भरंगर और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये हमारी लेक्चर सीरीज की तीसरी क्लास है। हम अपने इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखे हैं, इनका क्या नेचर है, क्या वैल्यूज है, और उसके बाद फिर एक एक फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखे हैं। ये आर्टिकल 12 से 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे गोज फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। बेसिक सवाल है, हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पढ़ते हैं, आप देखते होंगे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इधर दिस इज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एनी अदर वनडे एग्जाम। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई एक सवाल आता ही है। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट होते क्या है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि राइट क्या होते हैं। ओके, अधिकार, राइट मीन्स अधिकार। अधिकार मीन्स राइट्स की आपको कुछ भी करने की कोई स्वतंत्रता हो, या फिर आपको कुछ रूल ऑफ सेट्स दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप अपना आपको फिजिकली, इमोशनली और इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो हमें राइट्स के रूप में दिया गया है कि अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग हैं तो इसीलिए आपको ये सारे राइट दिए गए हैं क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं और एक सोसाइटी का हिस्सा है। नॉर्मली तो राइट्स बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, और ये दो तरीके का होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि राइट्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन होता है कि स्टेट नॉट परमिटेड टू एंटर इन दिस प्रमाइसेस। ठीक है, अगर नेगेटिव कॉनोटेशन होगा राइट का तो स्टेट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। जब पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है राइट का तो स्टेट कैन इंटरफेयर इन दिस। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारे राइट्स को सिक्योर करना। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी डेफिनेशंस दी हैं। जस्टिस पी.एन. भगवती, आपने नाम सुना होगा, जस्टिस पी.एन. भगवती बहुत फेमस जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन बहुत सारे वर्डिक्स में उनका नाम आता है। जस्टिस पी.एन. भगवती जो सीजीआई भी बने थे, उन्होंने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत बेसिक बात बोलते हुए बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर मोस्ट essential फॉर अटेनिंग फुलेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। किस चीज के लिए? इंटेलेक्चुअली, मोरली और स्पिरिचुअली। किसी भी इंडिविजुअल को मोरली, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के लिए जो बेसिक राइट्स दे रखे हैं उनको फंडामेंटल राइट पी.एन. भगवती ने बोला है। अगेन एक और ऐसा ही केस आया था जिसे एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अ राइट बिकम फंडामेंटल बिकॉज इट हैज फंडामेंटल वैल्यूज। फंडामेंटल वैल्यूज क्या है कि कोई भी आदमी अपने आप को फुली ग्रो करने के लिए जिन रूल ऑफ सेट्स को फॉलो करता है उसे फंडामेंटल राइट बोला गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से इंस्पायर किया गया, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट करके एक चैप्टर है, वहीं से इंस्पायर है हमारे फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ऐड किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो 1215 में इंग्लैंड में किंग जॉन के टाइम पे पहली बार एक रिटिन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। इस डॉक्यूमेंट में बोला गया था कि नो वन विल बी डिटेन्ड विदाउट एनी ट्रायल। किसी को भी राजा अपनी मर्जी के हिसाब से जेल में अंदर नहीं डालेगा। किसी को भी बिना ट्रायल किए, मतलब बिना उसके बारे में बताए कि भाई आपको इस जुर्म के अंदर पकड़ा गया है, बिना ये सब चीजें किए राजा किसी को भी जेल में नहीं डालेगा। ये किंग जॉन के टाइम पे 1215 में एक रिटन डॉक्यूमेंट पहली बार तैयार किया गया था। इस रिटन डॉक्यूमेंट को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। सेम इसी मैग्ना कार्टा को लेके अगर हम देख सकते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ठीक है, जब देश का संविधान लागू हुआ तो हमने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को पुट ऑन किया। अब हम देखेंगे क्या इससे पहले भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स की मांग की कि क्या लीनेज था, क्या कहां से पैटर्न ड्रॉ करते हैं हम इसको। बाल गंगाधर तिलक एक बिल लेके आए थे 1895 में। इस बिल को बोला जाता है स्वराज बिल में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की थी बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने इस बिल के अंदर डिमांड की थी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स, इन्होंने इस चीज की डिमांड की थी। सेकंड, उन्होंने बोला था
कि इक्वलिटी अंडर लॉ, इक्वलिटी अंडर लॉ, उन्होंने दो चीज़ों की डिमांड की थी। आप देखते होंगे हम आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, और आर्टिकल 19 में अभी प्रेजेंट में इसके बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इसमें देखेंगे स्वराज बिल सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 1895 में लेके आए। तो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत यहाँ से होती है। सेकंड, फिर उसके बाद आता है एक होम रूल बिल ऑफ 1924। इसमें भी बात की गई थी, काफ़ी कई सारे फंडामेंटल राइट्स पे इसमें भी डिमांड किए गए थे। इसमें था जेंडर इक्वलिटी, इसमें भी सेम जो थे हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट एंड इक्वलिटी अंडर लॉ, ये भी दोनों रखे गए थे जो स्वराज बिल के प्रोविजंस थे। तीसरा इसमें प्रोविजन रखा गया था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। उसके बाद आता है थर्ड, आपने एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन में किसी भी इंडियन को हम ब्रिटिशर्स ने जगह नहीं दी, तो उसके अगेंस्ट में जाके इंडियंस ने अपने लिए पहली बार कुछ तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो बेसिकली 22 चैप्टर्स में थी, और इसके अंदर 87 आर्टिकल्स डाले गए थे। इन आर्टिकल्स में वही सेम स्वराज बिल वाले प्रोविजंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप इसको पढ़ोगे रिलीजन वाले इसमें पार्ट में, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, ये चीज़ें भी ऐड ऑन की गई थी नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के नाम पे। ठीक है, उसके बाद आता है जब देश का संविधान बनना शुरू हुआ, तो 1947 में जब देश का संविधान बनना शुरू हुआ, तो 1947 में एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, काफ़ी सारी सब कमेटीज बनी थी। तो उस टाइम पे जे.बी. कृपलानी, नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नाम लिख लीजिएगा। ये मैं जो आपको 3-4 पॉइंट्स बताया है, इनको भी देख लीजिएगा एक बार, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में, ठीक है, जे.बी. कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सब कमेटी ऑन एफ.आर. फंडामेंटल राइट्स पे जो सब कमेटी बनी थी, वो प्रेसिडेंट थे जे.बी. कृपलानी। फंडामेंटल राइट्स के को डिटेल में डिस्कस किया गया था। ये वही फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम जान रहे हैं। अभी हम इनको देख रहे हैं, एक एक करके देखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फीचर क्या है फंडामेंटल राइट्स। अभी हम देखेंगे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कहाँ दे रखे हैं, क्या है, ये तो हमने देख लिया। पार्ट 3 में दे रखे हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। हमने हिस्ट्री देख ली कि वर्ल्ड लेवल में मैग्ना कार्टा आया सबसे पहले, उसके बाद यूएसए में बिल ऑफ राइट्स करके फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया। हमने इंडिया ने यूएसए से ही फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है। इंडिया में पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में क्या हिस्ट्री थी फंडामेंटल राइट्स की। हमने स्वराज बिल के बारे में बात की, होम रूल बिल के बारे में बात की, नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात की, और फिर हमने सब कमेटी जो जे.बी. कृपलानी हेड थे उसके, उस सब कमेटी के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, तो बहुत बार एक स्टेटमेंट दे देता है, तो स्टेटमेंट ऐसा है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, ये सही है या गलत है, अदर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट बिकॉज दे आर नॉट गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आता है, ये हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इनका वायलेशन होने पे आप सीधे कोर्ट जाते हैं, ये जस्टिसिएबल है। ठीक है, अगर कोई भी इंक्रोच करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं इनको लागू करने के लिए, और या फिर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के लिए सीधा कोर्ट जा सकते हैं। इस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये मैंने जैसा भी आपको बताया, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं। ठीक है, दीज आर गिवन टू ऑल पर्संस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जिससे हर कोई आदमी अपना फुल कैपेसिटी के साथ अपना अचीव कर पाए, लाइफ में जो भी एम है उसका, जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से अचीव कर पाए। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो अपहोल्ड करते हैं इक्वलिटी को, इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, डिग्निटी की बात करते हैं, आगे हम देखेंगे एक एक करके। यूनिटी ऑफ नेशन की बात करते हैं, हम देखेंगे इनके बारे में कि कहाँ कहाँ इस पे चेक एंड बैलेंसेस हैं, बट स्टिल हम इन सब के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ठीक है, ये प्रिवेंट करते हैं अथॉरिटेटिव रूल को, अथॉरिटेरियन रूल को प्रिवेंट करते हैं। कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता है देश के अंदर, आपको फंडामेंटल राइट्स गिवन है, आप इन फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बेसिक सी चीज़ है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, मैं अभी ये आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज करके मैं भी आपको एक और पॉइंट बताने वाला था। ओके, यहाँ देखिएगा, इस जगह कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं। ठीक है,
एक बेसिक चीज है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट दीज आर क्वालिफाइड। अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो ही आप इन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। हम देखेंगे आर्टिकल 19 के अंदर, अभी आर्टिकल 14 जब हम पढ़ेंगे तो भी हम इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 15 के अंदर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। आर्टिकल 16 के अंदर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर मैंने भी बताया आपको कि राइट टू फ्रीडम दे रखा है, लेकिन उसके ऊपर चेक्स हैं, बहुत सारे चेक्स बना रखे हैं सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप इसमें चेक्स दे रखे हैं कि आप ये चीजें नहीं कर सकते या ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब हम आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 and 30, एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक मैंने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के तरीके से जोड़ा गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया है अभी, ठीक है। और इसको अभी ऐड कर दिया है पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 300A। पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, जो अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। इफेक्टिवली अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 18 हैं, 18 हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया। पहला राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी के अंदर आर्टिकल 14 to 18 5 फंडामेंटल राइट्स ये हो गए हमारे। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के अंदर 19 से 22 4 फंडामेंटल राइट ये हैं हमारे। ऐसे करके हम सारे देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास 18 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने आगे लेक्चर्स में, ओके। 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स को ही प्रोवाइड है, ठीक है। सिटीजन्स के बारे में मैंने बताया था, सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजन कौन होते हैं, हमने अपने सेकंड क्लास में देखा था। आर्टिकल 15, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दीज आर प्रोवाइडेड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। इनको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स के लिए दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं, पहला आर्टिकल मैंने भी बताया आपको, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन कौन देगा फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे इनको। तो इसमें डिफाइन किया गया है स्टेट को। स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, स्टेट्स की लेजिस्लेचर और सभी लोकल अथॉरिटीज जो भारत सरकार की टेरिटरी में है, या फिर वो सारी अथॉरिटीज जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। इन सारी चीज़ों को हम स्टेट मानते हैं। आर्टिकल 12 में से स्टेट के बारे में बताया गया है। ऐसे ही सेम हम आगे देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में आपने बहुत फेमस सा एक देखा होगा आर्टिकल 13 के बारे में, कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 13 से मिलता है। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ या कानून है जो फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करेगा या फिर उससे इनकंसिस्टेंट होगा, उसको हम स्टक डाउन कर देंगे। लॉ से मतलब है कि कोई भी लॉ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो लॉ चल रहे थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हैं, हम उनको भी हटा देंगे। और या फिर कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद आते हैं, उनको भी रिव्यू किया जा सकता है आर्टिकल 13 के अंदर, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हैं तो। लॉ से यहाँ मतलब है आर्टिकल 13 लॉ को अच्छे से डिफाइन करता है। इसमें अब कहा गया है कोई भी लॉ, लॉ मीन्स ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाई लॉ, कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, कोई भी कस्टम और यूसेज। कस्टम और यूसेज का मतलब है कोई भी ऐसी प्रथा जो वर्षों से सदियों से चली आ रही है। कोई भी प्रथा, कोई भी कस्टम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का वायलेशन करती है तो हम उसको हटा देंगे, स्टक डाउन कर देंगे।